आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री विषय का लेक्चर आज हम लोग तीसरे पार्ट वीडियो के में अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अम्ल क्षार और क्षार की अम्लता, क्षारकता, लवण, इन सारी बातों को इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और हमें आशा भी है कि आप भी वीडियो को देखे होंगे, ज़रूर पसंद भी आई होगी आपको और आप सभी का नोट्स भी तैयार हुआ होगा, ये हमें विश्वास है और आपका हुआ भी होगा। सो आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज के टॉपिक में लुईस अम्ल और लुईस क्षार की अवधारणा के बारे में जानते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं लुईस अम्ल और लुईस क्षार की अवधारणा। जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा था, अम्ल क्या है, जो कि लेवाइसी के द्वारा दिया गया था कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे दें वे पदार्थ आपके अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन मतलब OH आयन दे दे उसे हम लोग क्षार कहते हैं। लेकिन लेवाइसी द्वारा जो दिया गया परिभाषा है वह केवल जो पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं पदार्थों के लिए लागू होता है, अन्य पदार्थों पर यह लागू नहीं होता है। जो कि लॉरी और ब्राउन-स्टोरी के द्वारा दिया गया था, इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता। चूँकि अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इसके पहले हम डिटेल्स अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए लुईस अम्ल क्या है जान लेते हैं। देखिए, लुईस द्वारा अम्ल और क्षार की जो परिभाषा दी गई है वो उस परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, मतलब परमाणु जो बंध बना लेता है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बनता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। तो लुईस ने बताया अर्थात लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसंयोजित बंध बना सकता है, उसे हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। और क्षारक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर वह उपसंयोजित बंध बना सकता है। तो लुईस ने स्पष्ट किया कि जो लुईस अम्ल होते हैं वे सदैव इलेक्ट्रॉन युग्म को ले करके अर्थात किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म जब ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके ये उप सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और जो क्षारक होते हैं वे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अर्थात ये क्षारक जो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपने दे करके उपसहसंयोजक बंध बना लें, समझ लो वो आपके लुईस क्षार कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्षार कहलाता है। यही लुईस का डेफिनेशन है। जैसा कि आपके यहाँ पे दिखा गया है, आपको इसमें दिख भी रहा होगा। यहाँ पे एक परमाणु आपका A है, दूसरा आपका B है, जो कि B के पास 2 ठो लोन पेयर अर्थात ये जो रखा गया है ये आपका लोन पेयर है। LP लिखा गया मतलब ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रखा गया इसके पास। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, B वाले को देगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन अपना दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो इसका मतलब ये हुआ ये क्षारक हो जाएगा आपका,
और इसने क्या किया, लोन पेयर ये लेगा तो ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो इसने अपना इस लोन पेयर को, मतलब बी के पास जो ये लोन पेयर रखा गया है, ये लोन पेयर उठा करके ए वाले परमाणु को ट्रांसफ़र कर दिया। जब ए वाले परमाणु को ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ से बी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो गया, तो जो कि क्षारक है, और ये अम्ल जो हमारा ए है ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो गया जो कि अम्ल होगा। तो इस तरह से ये उदासीनीकरण हो जाता है, आपका ए बन जाता है और बी बन जाता है। तो ये जो आपको एक तीर से इसमें दिखाया गया है, ये तीर आपको स्पष्ट करा रहा है कि जो बी वाला परमाणु है वह ए वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक तरह से उपसहसंयोजक बंध का प्रतीक होता है कि जब दो परमाणुओं के मध्य में उपसहसंयोजक बंध का प्रतीक हो तो वहाँ पर हम इसे तीर से दिखाते हैं, और तीर का नोक उधर उस दिशा में होगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, अर्थात जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको लोन पेयर दिया जाता है, उसकी तरफ तीर रहता है, और जो परमाणु देता है उसकी तरफ से तीर होता है। तो यहाँ से आपने देखा तो इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनने की जो क्रिया है उसी को हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। ये जो उदासीनीकरण है, ये जब इलेक्ट्रॉन अपना युग्म दे देगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात ये उदासीन हो जाएंगे, और जब उदासीन हो जाएंगे तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, और अपने इलेक्ट्रॉन को खो करके और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो कमी रहती है उसको दे करके आपस में दोनों न्यूट्रल होकर के किसी यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और ग्राही के मध्य उपसहसंयोजक बंध की बनने की जो क्रिया है इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात उदासीनीकरण। इस परिभाषा के अनुसार जैसे अमोनिया है तो अमोनिया आपका NH3 होता है, तो अमोनिया में NH3 जो है आपके पास, NH3 में जो N परमाणु है उसके पास 2 ठो लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर जो उपस्थित होता है, ऐसे अमोनिया के व्युत्पन्न, अब अमोनिया के जितने भी व्युत्पन्न, जैसे आपका एमीन हो गया, ये अमोनिया के व्युत्पन्न से बनता है, जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया आदि जैसे पदार्थ लुईस क्षारक हैं, क्योंकि इन सभी पर सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मन होते हैं लुईस के अनुसार, जैसे BF3, जैसे AlF3 और जैसे SO3, ये सब के सब अम्ल हैं, ये सब के सब लुईस अम्ल हैं, क्योंकि ये सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही इसमें होंगे, क्योंकि इनमें एक एक तत्व ऐसा है जिसके संयोजी कोश में पूर्ण अष्टक के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात इसमें जो आपका बेरियम है ये आप उपस्थित हैं, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने की कमी है, जिसके कारण ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु से उपसहसंयोजित बंध बनाने के लिए ग्रहण करते हैं, और यही आपका कहलाता है लुईस अम्ल और लुईस क्षार। तो यहाँ से आपका लुईस अम्ल लुईस क्षार क्लियर हुआ, और आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब अम्ल का वर्गीकरण, अम्ल के वर्गीकरण, हमारे अम्ल के कुछ प्रकार भी हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है वो अम्ल का वर्गीकरण है। अम्ल के वर्गीकरण, तो अम्ल के वर्गीकरण निम्नलिखित हैं जो आपको इस सामने दिखाया गया। पहला पॉइंट आपका रहा हाइड्रेसिक। पहला पॉइंट हाइड्रेसिक। हाइड्रेसिक क्या है? ये ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और अधातु तत्व या आयन होते हैं और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वह हाइड्रोक्सिक एसिड कहलाता है। जैसे आपका HCl है,
तो इसमें आपने देखा HCl आपका उपस्थित है इसमें, जैसे HCl हो गया, चूँकि जैसे आपका HCN हो गया, H2S हो गया, ये सब के सब हाइड्रैक्सिक अम्ल हैं, क्योंकि हाइड्रैक्सिक अम्ल वही होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और साथ में कोई अधातु तत्व या कोई आयन हो, उसके साथ में कोई ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित न हो, केवल हाइड्रोजन हो और अधातु उसमें उपस्थित हो। अधातु में जैसे आपका क्लोरीन हो गया, जैसे आपका साइनाइड हो गया, जैसे सल्फाइड हो गया, ये सब के सब उपस्थित हो, लेकिन ऑक्सीजन आपका उपस्थित ना हो, समझ लो हम लोग उसे हाइड्रैक्सिक अम्ल कहते हैं। ठीक, जैसे आपका HCl, HCN, जैसे आपका H2S भी उपस्थित है, ये सब के सब हाइड्रैक्सिक अम्ल होते हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट रहेगा वह ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें दूसरे तत्व या आयन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही होते हैं, उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऑक्सी अम्ल का पहचान होता है कि जिसमें दूसरे तत्व या आयन के साथ ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों ही होते हैं। मतलब कि एक तो दूसरा तत्व रहेगा और उसमें उसके साथ में कोई आयन रहे या कोई दूसरा तत्व जैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों ही हो सकते हैं, उसे हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HNO3 आपका है, तो HNO3 जो है ये ऑक्सी अम्ल है, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और साथ में इसके ऑक्सीजन भी है। तो जैसे H2SO4 हो गया, तो H2SO4 भी आपका जो है ये ऑक्सी अम्ल है। तीसरा आपका हो गया H3PO4 है, तो H3PO4 जो आपका है ये भी आपका ऑक्सी अम्ल है। जैसे आपका हो गया CH3COOH एस्टिक अम्ल, ये भी आपका ऑक्सी अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और साथ में एक अन्य तत्व C भी उपस्थित हैं। तो ऑक्सी अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ कोई अन्य तत्व भी उपस्थित हो, उसे हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जब कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सी अम्ल बनाता है तो वह कम संख्या में ऑक्सीजन रखने वाले अम्ल के साथ उनके नाम के अंत में अस और अधिक ऑक्सीजन वाले अम्ल के नाम के अंत में इक लगाया जाता है। जैसे H2SO3 है, तो H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन की संख्या आपका 3 है और यदि कहा जाए सल्फ्यूरिक अर्थात H2SO4, तो H2SO4 इसमें जो हमारा SO4 की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन रखने वाले कोई अम्ल होगा तो उसके नाम के अंत में अगर कम संख्या है ऑक्सीजन का, उनके नाम के अंत में अस और अधिक संख्या है तो वहाँ पे हम इक नाम से कहते हैं। तो H2SO3 को हम सल्फ्यूरस और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि H2SO3 में ऑक्सीजन का संख्या 3 है तो इसे हम लोग अस कहेंगे और H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या 4 है इसलिए इक कहेंगे, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑक्सी अम्ल में 2 नाम होते हैं आपके, इक और अस। तीसरा आपका है थायो अम्ल। तीसरा आपका है थायो अम्ल। तो थायो अम्ल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका रहा ये थायो अम्ल। थायो अम्ल क्या है? जब कोई ऑक्सी अम्ल की ऑक्सीजन अंशतः या लगभग पूर्ण रूप से
गंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे हम थायो अम्ल बनते हैं। जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका H2SO4 होगा, तो H2SO4 से जो थायो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका H2S2O3 बनेगा, यह रासायनिक अम्ल HCNO से थायो रासायनिक अम्ल बनता है। अर्थात थायो अम्ल जो होते हैं वे ऑक्सी अम्ल के ऑक्सीजन के पूर्णतः रूप से गंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। अर्थात गंधक का मतलब सल्फर। सल्फर परमाणु किसी ऑक्सी अम्ल के ऑक्सीजन को गायब करके वहाँ स्वयं जुड़ जाए तो समझ लीजिए वह आपका अथायो अम्ल कहलाएगा। जैसे H2SO4 से थायोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O3 बन जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि H2SO4 का जो ऑक्सीजन था वह गायब होकर के प्रतिस्थापित हो गया सल्फर द्वारा, जिससे आपका H2S2O3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आपने देखा इसमें यह एक था, इसका एक सल्फर हटा, यहाँ पे 2 हो गया और O पे आपका संख्या 3, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 4 था, यहाँ पे 4 आ गया इस तरीके से। तो ये आपका थायो अम्ल हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो है लवण का वर्गीकरण। लवण क्या है इसको आइए सीखते हैं। लवण को उनके गुण के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे आपका पहला है सामान्य लवण। ये जो लवण का हम लोग वर्गीकरण पढ़े अर्थात इसे हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं। तो ये जो लवण का वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर इसे विभाजित किया गया है। पहला आपका है सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या है तो आप बताएंगे, जब किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन के परमाणु किसी धातु अथवा धनायन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। तो यहाँ से आपने देखा सामान्य लवण में कि Na2 जो हमारा SO4 बना हुआ है, K2CO3 बना हुआ है, BaCl2 बना हुआ है, ये सब के सब जैसे आपका है H2SO4 है और यहाँ से आपने Na ले लिया। अब आप इसको प्रतिस्थापित कीजिए तो जो आपका सोडियम है ये पूरे हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। जब हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा तो यहाँ से जो आपका सोडियम है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं आकर के जुड़ जाएगा Na2SO4 और हाइड्रोजन को गैस रूप में निकाल देगा। तो यहाँ से आपने देखा कि अम्ल का जो H2SO4 था, जो H था, अर्थात हाइड्रोजन को पूरी तरह से किसी धातु के द्वारा उसे विस्थापित कर दिया गया। तो ऐसे को हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। यही सामान्य लवण का पहचान होता है कि जब किसी अम्ल के सभी हाइड्रोजन को, ठीक है, उसके किसी अन्य परमाणु द्वारा या किसी धनायन परमाणु के द्वारा उसे विस्थापित कर दिया जाता है तो जो लवण बनता है उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। जैसे आपका Na2SO4 है, K2CO3 है, K2SO4 है, BaCl2 है, NH4 का होल ट्वाइस है, P4 है, Al2Cl3 है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ऐसे तत्व हैं जो सब के सब सामान्य लवण के अंतर्गत आते हैं। सामान्य लवण की परिभाषा आयनन सिद्धांत के अनुसार जब आप परिभाषा करेंगे तो आयनन सिद्धांत के आधार पर सामान्य लवण वह होता है जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं। समझ लीजिए वो सामान्य लवण है। सामान्य लवण में जैसे आपका Na2SO4 है तो यहाँ से आपने देखा कि जो Na है पॉजिटिव, ये आपका N पॉजिटिव बना प्लस SO4 का होल 4 बना। तो यहाँ पे देखा अपना 2 धनायन है तो 2 ऋणायन है। ये दोनों धनायन और ऋणायन एक ही प्रकार के हैं, अर्थात दोनों धन और ऋण हो गए। जैसे K2CO3 हो गया तो यहाँ से 2 पॉजिटिव और K4 हो गया आपका, तो आपका K अलग हो गया और CO3 आपका अलग हो गया। इस तरीके से आपने देखा। तो यहाँ से आपने देखा आयनन सिद्धांत बताता है कि सामान्य जो लवण होते हैं,
सामान्य लवण के जलीय विलयन लिटमस पेपर के प्रति हमेशा उदासीन होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी पॉइंट है कि कोई भी सामान्य लवण हो वह सामान्य लवण लिटमस पेपर के प्रति हमेशा अपने आप को उदासीन दिखाएगा। लेकिन कुछ लवण ऐसे हैं जैसे FeCl3, NH4Cl, CuSO4 आदि के जो जलीय विलयन हैं ये अम्लीय तथा कुछ के जो हैं जलीय विलयन वो क्षारीय होते हैं। तो इस तरीके से अपवाद रूप में कुछ हैं, बाकी सभी जो जल हमारे सामान्य लवण होते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है वह लिटमस पेपर के प्रति हमेशा उदासीन होता है। तो इस तरीके से हमारा ये आपका सामान्य लवण था। अगला हमारा पॉइंट है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है आपको बता दें, वह लवण जो किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनी या हाइड्रोजन परमाणु के किसी धनायन या ऋणायन से बनते हैं उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 से जो H इसके दो परमाणु हैं H2SO4 में H के, इसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जब इसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करोगे, जैसे H2SO4 है तो H2SO4 के एक हाइड्रोजन को हटाओगे आप तो ये आपका बन जाएगा H और यहाँ पे S हो जाएगा और एक 4 प्लस यहाँ से आपका जो एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हुआ तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन एक विस्थापित हो गया, यहाँ से ये देखा आपने कि H2SO4 हो गया, जो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ से HSO4 आया। तो यहाँ से आपने देखा ये जो HSO4 आपका आया हुआ है यह आपका अम्लीय लवण है। मतलब अम्लीय लवण का जो पहचान होता है वह उस अम्ल के एक हाइड्रोजन या आंशिक रूप से अगर हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं तो उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे आपका H2SO4 था, वहाँ से NaH2 बन गया आपका, तो मान लो जिसको कोई परमाणु विस्थापित कर लिया यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से कोई अन्य परमाणु जुड़ गया, कोई धातु जुड़ेगा और ये आपका एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। जैसे आपका हो गया H2CO3 है तो H2CO3 है, जैसे आपका H2CO3 है तो H2CO3 से मान लीजिए अगर कोई आपका धातु Na है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा लेगा तो NaHCO3 बना लेगा। तो इस तरीके से आप एक हाइड्रोजन को आंशिक रूप से विस्थापित कर लेंगे तो ऐसे लवण को हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। इन लवण में जो विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं वो शेष रहते हैं और लवण जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा कोई और धनायन देता है। ठीक, तो इन लवणों का अर्थात जो हमारे अम्लीय लवण होते हैं, अम्लीय लवण का जो जलीय विलयन होता है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ये हमेशा अम्लीय रखते हैं। अर्थात अगर हम इन्हें लिटमस पेपर के प्रति देखें तो लिटमस पेपर के प्रति ये नीले लिटमस को सदैव लाल कर देंगे, जो कि एक अम्लीय का गुण रखता है। अतः अम्लीय जो लवण होते हैं अगर इनका आप जलीय विलयन बनाएंगे तो अम्लीय लवण का जो जलीय विलयन होता है सदैव एक अम्लीय विलयन होता है। तो क्लियर हो गया। तो ये इनके जो लवण अम्लीय लवण होते हैं इनका एक भाग जो हाइड्रोजन आयन और दूसरा कोई धनायन से बनते हैं, तो इसमें धनायन और हाइड्रोजन आयन के कारण जो हाइड्रोजन आयन रखता है ये इसी गुण के कारण अम्लीय लवण का विलयन अम्लीय हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका रहा अम्लीय लवण। तो इस टॉपिक को ये आपका टॉपिक समाप्त करते हैं इस वीडियो में। आज आपका ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आपको नई चीज़ ज़रूर मिला होगा सीखने के लिए। आप सभी लोग नोट्स बना लीजिए इसको और अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। सो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी समस्याओं को बताएं। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।